गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के एजुकेशन सब्जेक्ट में बीए थर्ड का ये क्लास है और आज का टॉपिक हमने रखा है शैक्षिक स्तर। शैक्षिक स्तर आज के एजुकेशन डिपार्टमेंट की सबसे प्रमुख समस्या है, क्योंकि कितने भी अधिक रूप में आप समग्र रूप में देखें तो एक चीज बड़ी गहराई से आप पाते हैं कि आज का जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और उसमें किसी भी प्रकार का सुधार होते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं। शैक्षिक स्तर को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक माने जाते हैं, जैसे सामाजिक कारक, पारिवारिक कारक और अन्य बहुत सारे कारक। सामाजिक और पारिवारिक कारक सबसे अधिक शैक्षिक स्तर को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर भी जो कारक होते हैं वो भी शैक्षिक स्तर को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षिक स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों में पर्यावरण भी एक प्रमुख कारक माना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक अर्थ के स्तर के अर्थ की। तो शैक्षिक स्तर का अर्थ होता है व्यक्ति की इस प्रकार की उपलब्धियां या स्तर जो उसको सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से उन्नत दिखलाने का काम करता है। और ज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति किस तरह से करता है, कुशलता के रूप में, उसको जीवन पर उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको भी शैक्षिक स्तर के नजरिए से देखा जाता है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करना एक बात होती है और ज्ञान को कुशलता के रूप में परिणत करना दूसरी बात होती है। इसके साथ ही साथ अपने ज्ञान का उपयोग व्यक्ति ने अपने जीवन पर किस प्रकार से किया है, एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह का उसने आर्थिक विकास प्राप्त किया है, ये भी शैक्षिक स्तर की गुणवत्ता को दिखलाने का काम करता है। अर्थात व्यक्ति का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, और इसके साथ ही साथ ज्ञान के उपयोग के रूप में, उसकी कुशलता के रूप में और जीवन पर शिक्षा के प्रभाव के रूप में शैक्षिक स्तर को ग्रहण करने का काम किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके प्रमुख तत्वों के बारे में बात करें तो इसके प्रमुख 6 तत्व माने जाते हैं। पहला तत्व है सामान्य ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान, दूसरा तत्व है मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति, तीसरा तत्व है सामान्य उपलब्धि, चौथा तत्व है ग्रहण करने तथा देने की क्षमता, पांचवा तत्व है व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार और छठवां तत्व है नैतिक व्यवहार, व्यक्ति का नैतिक व्यवहार। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। अगर हम सामान्य ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान के तत्व को देखें तो व्यक्ति ने क्या ज्ञान प्राप्त किया है सबसे पहले, और उस ज्ञान का भविष्य में क्या उपयोग हो सकता है, उस ज्ञान की क्या सीमा है कि किस सीमा तक वह ज्ञान लाभकारी हो सकता है, और उस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या लाभ प्राप्त किया है, इसको दृष्टिगोचर किया जाता है। दूसरा जो प्रमुख चीज है मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। तो व्यक्ति ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया, व्यक्ति ने क्या ज्ञान प्राप्त किया, व्यक्ति ने वह ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में क्या प्रभाव डाला, और इसके साथ ही साथ दूसरों के जीवन पर, जैसे परिवार के जीवन पर, समाज के जीवन पर, राष्ट्र के जीवन पर क्या प्रभाव डाला अपने अर्जित ज्ञान के द्वारा, चाहे वह मौखिक रूप से हो चाहे लिखित रूप से हो। उसने अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति किस प्रकार से की, मौखिक रूप से या लिखित रूप से, और उसके जीवन पर और दूसरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखा जाता है। अगर हम तीसरे तत्व की बात करें, सामान्य उपलब्धि जो तत्व है, उसमें व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया, सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, और उसने उस ज्ञान को किस प्रकार के कौशलों में परिवर्तित किया, और इसके साथ ही साथ उस ज्ञान का उपयोग व्यक्ति के जीवन में लगातार समस्याएं आती रहती हैं, छोटी बड़ी सभी प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान में उसने उन ज्ञान का किस तरह से उपयोग किया, उन समस्याओं का कैसे वह समाधान करता है, इसको ही सामान्य उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। अगर हम देखें अगले तत्व के बारे में कि ग्रहण करने तथा देने की क्षमता, तो एक व्यक्ति ज्ञान को किस तरह से ग्रहण करता है। एक ही कक्षा में कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन एक ही शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका स्तर अलग अलग होता है, उनका लेवल, ग्रहण करने का लेवल सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सभी के परीक्षाओं में अलग अलग नंबर आते हैं। और इसके अलावा
उस ज्ञान, गृहीत ज्ञान को दूसरों की देने की उसकी क्या क्षमता है। अगर वह भविष्य में कोई शिक्षक बन जाता है, एक छात्र कक्षा में शिक्षक ग्रहण करता है, लेकिन भविष्य में वही छात्र अध्यापक बन जाता है और दूसरे छात्रों को वही ज्ञान किस प्रकार से प्रदान करता है, ये उसकी शैक्षिक स्तर की क्षमता को दर्शाती है। व्यक्ति का व्यवहार उसको समाज में उन्नति भी दे सकता है, अवनति भी दे सकता है। इसलिए व्यक्ति के शैक्षिक स्तर को इस रूप में भी मापा जाता है कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है, कौशल प्राप्त किया है, उन्नति प्राप्त की है शिक्षा के द्वारा, उसके द्वारा उसका समाज में किस तरह का व्यवहार है। समाज उसको सम्मानित दृष्टि से देखता है या निम्न दृष्टि से देखता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज में अपने व्यवहार को परिवर्तित करने में करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, समाज के बिना व्यक्ति अधूरा है और व्यक्ति के बिना समाज अधूरा है। दोनों ही लोग, चाहे व्यक्ति हो या समाज, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना असंभव है। इसलिए व्यक्ति को अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो सामाजिक व्यवहार के बिंदु पर शैक्षिक स्तर को इस रूप में मापा जाता है। अंतिम बिंदु है नैतिक व्यवहार। व्यक्ति ने जो ज्ञान प्राप्त किया, कौशल प्राप्त किया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लाभ प्राप्त किया, वो एक अलग बात होती है, लेकिन व्यक्ति का शिक्षा के द्वारा उसकी नैतिकता में क्या परिवर्तन हुआ, उसने किस तरह के सदाचारी गुणों को अपनाया, किस तरह के सद्गुणों को अपनाया, ताकि वह भविष्य में नैतिकता का एक अलग स्तर स्थापित कर सके। परिवार में उसकी, परिवार के प्रति उसकी नैतिकता क्या है, समाज के प्रति उसकी नैतिकता क्या है, राष्ट्र के प्रति वह किस तरह का नैतिक व्यवहार दर्शाता है, और सभी पूरे संसार में प्रत्येक प्राणी, जीव के प्रति वह किस तरह का नैतिकता का व्यवहार करता है, सदाचार का व्यवहार करता है, ये शिक्षित स्तर को दर्शाने के लिए पर्याप्त होता है। प्राचीन काल में, मध्यकाल में, ब्रिटिश काल में, आधुनिक काल में और वर्तमान काल में जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, जितने भी विद्वान लोग हुए हैं, दर्शन शास्त्री हुए हैं, वो मानते हैं कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है व्यक्ति को नैतिक रूप से सक्षम बनाना, और दूसरा उद्देश्य है व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, यानी आत्मनिर्भर बनाना, उसे व्यवसाय में संलग्न करके आत्मनिर्भर बनाना। तो पहला उद्देश्य उन्होंने क्या माना था, नैतिकता। अगर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके नैतिक नहीं बन सका है तो निश्चित रूप से वह शिक्षा बेकार है, और अगर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह शिक्षा भी बेकार है। लेकिन आर्थिक समृद्धि के लिए व्यक्ति को अपने नैतिक गुणों, सदाचार, सद्गुणों को नहीं त्यागना चाहिए, कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि निरंतर रूप से वह नैतिकता के व्यवहार में संलग्न उसको रहना चाहिए, क्योंकि नैतिकता पूर्ण व्यवहार ही व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाने का काम करता है, उसे प्रतिष्ठा दिलाने का काम करता है। अगर व्यक्ति के पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि धन किसी व्यक्ति के पास कम हो सकता है, किसी व्यक्ति के पास ज्यादा हो सकता है, कोई व्यक्ति गरीब हो सकता है, कोई व्यक्ति अमीर हो सकता है, लेकिन नैतिकता पूर्ण जो व्यवहार है वह समाज में व्यक्ति को निश्चित रूप से स्थापित करने और प्रतिष्ठित करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसलिए प्रत्येक जो अध्यापक होता है उसका ये दायित्व है कि वो अपने सभी छात्रों को नैतिक रूप से सबल बनाए, उसमें सद्गुणों का प्रचार करे, प्रसार करे, उसमें सद्गुणों को स्थापित करे, ताकि प्रत्येक छात्र निश्चित रूप से नैतिकता का पालन करते हुए समाज में पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करे। अगर हम देखें कि शैक्षिक स्तर का मापन क्या है, तो वर्तमान समय में शैक्षिक स्तर को इस रूप में मापा जाता है कि कोई भी छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। आज के समय में हम देखें तो शैक्षिक स्तर की गुणवत्ता को मापने के लिए ही प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, क्योंकि विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है, जो परिणाम आते हैं परीक्षाओं के, उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न लोग उस रिजल्ट को प्रभावित करने का काम करते हैं, और जो सुयोग्य नागरिक होते हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी कारण से सफल नहीं हो पाते थे। तो सरकार ने अब प्रतियोगी परीक्षाओं का चलन स्थापित कर दिया है, ताकि जो योग्य विद्यार्थी हैं, वास्तविक रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो ही प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी पदों को प्राप्त करके वो नौकरी प्राप्त करें।
ठीक है, सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने आप को स्थापित करें। तो निश्चित रूप से ये एक नैतिक व्यवहार का ही पदार्पण हुआ है सरकारी एजेंसियों में कि वास्तविक रूप से जो योग्य हैं वो ही सरकारी नौकरी के लिए चुने जाएं, ना कि किसी भी सामाजिक धार्मिक अन्यायपूर्ण पद्धति के द्वारा चयन के द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को पदों पर बिठा दिया जाए, बल्कि नैतिकता के व्यवहार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम के द्वारा उच्च शिक्षित, वास्तविक रूप से शिक्षित और वास्तविक रूप से कुशल व्यक्तियों को ही सरकारी पद प्राप्त हो जाए। तो शैक्षिक स्तर को हम इस रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम शैक्षिक स्तर की उपलब्धियों को जीवन के प्रभावों के रूप में देखें तो शैक्षिक स्तर का जो प्रभाव है वो जीवन के सभी पक्षों पर दिखाई देता है। व्यक्ति परिवार में रहता है, समाज में रहता है, पास पड़ोस में रहता है, तो अगर व्यक्ति सदाचारी है, नैतिक है, तो निश्चित तौर पर वह एक उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक स्तर को प्राप्त कर चुका है। अगर व्यक्ति बहुत अधिक धनवान है लेकिन वह दूसरों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कष्ट पहुंचाता है, उनके साथ छल कपट करता है, दूसरों की धन को हड़प लेता है, किसी योग्य व्यक्ति को उचित वेतन नहीं देता है, उसे उचित पद नहीं दिया जाता है या उचित सम्मान नहीं दिया जाता है, तो निश्चित रूप से उसका शैक्षिक स्तर निम्न माना जाएगा, चाहे उसने शैक्षिक डिग्री किसी भी स्तर की प्राप्त कर ली होगी। तो शैक्षिक स्तर को जीवन के प्रभाव के रूप में हम इस रूप में दे सकते हैं कि व्यक्ति में नैतिकता का कितना उन्नयन हुआ है, उसमें सदाचार कितने स्तर पर पहुंचा है। थैंक यू वेरी मच।